हेलो फ्रेंड, मैं ललिता और मेरे चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटिव्स नई नई जानकारियां मिलती रहें। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मतलब रूट 5 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो उसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि अब रियल में रूट 5 अपरिमेय संख्या है। उससे पहले क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये मैंने आपको 10th के और 9th के पहले चैप्टर में फंडामेंटल में मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी अपरिमेय नंबर और परिमेय नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है। परिमेय संख्या क्या होती है, वो 2-3 बातें क्या होती हैं, जो रैशनल्स नंबर होते हैं, जो रैशनल्स नंबर है, तो आपको क्या 2-3 बातें याद रखनी है। मतलब जो रैशनल्स नंबर होंगे वो P/Q की शक्ल की होंगे। P/Q की शक्ल के तो होंगे, लेकिन क्या होगा, जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या, हम 2/3 4/3 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तो लिख सकते हैं आप, लेकिन आप Q की जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं। मतलब Q के फॉर्म में आप 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे क्या हो गए, रैशनल्स नंबर। अब रैशनल्स नंबर क्या होते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद नंबर्स कट जाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पर 8/2 हो गया, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कट जाएगा। 2 4 जा 8, मतलब ये कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल्स नंबर हो गया। और अगर ये नहीं कटेगा तो रिपीट हो जाएगा, जैसे कि 1/3 हो गया। अगर हम 1/3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.10, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 3 3 जा 9। मतलब क्या हो जाएगा, ये रिपीट होते रहेगा। एक तो क्या होगा कि ये कट जाएगा, और दूसरा क्या होगा रिपीट होते रहेगा। मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या फिर क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा, या रिकरिंग होगा। तो ये क्या हो गए हमारे रैशनल्स नंबर। अब एक चीज और याद रखनी है कि इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं। इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल्स नंबर नहीं है वो आपके इरेशनल्स नंबर है, और जो इरेशनल्स नंबर नहीं है वो आपके क्या है, रैशनल्स नंबर है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, जो आपके इरेशनल्स नंबर नहीं है वो आपके रैशनल्स नंबर है, और जो आपके रैशनल्स नंबर नहीं है वो इरेशनल्स नंबर है। तो देखिए, इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं, इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं, 1 हो गया इरेशनल्स नंबर, पाई इरेशनल्स नंबर, √2 ये क्या हो गए हमारे इरेशनल्स नंबर। लेकिन एक चीज है, हमारा √6 इरेशनल्स नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे इरेशनल्स नंबर, ये हमारा इरेशनल्स नंबर नहीं है। अब आप बोलेंगे पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो ये पाई तो हमारा क्या हो गया, रैशनल्स नंबर हो गया। लेकिन पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, ये अप्रोक्स मान होता है पाई का 22/7। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा पाई इरेशनल्स नंबर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं हम सवाल की ओर। तो देखिए, अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि √5 है जो हमारा, वो क्या है, अपरिमेय नंबर है। तो हमें करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि जो हमारा √5 है वो परिमेय नंबर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सपोज करेंगे वो क्या करेंगे, अपनी ही बात हम गलत सिद्ध कर देंगे, तो हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है हमारा, तो वो क्या है, इरेशनल्स नंबर है। तो देखिए कैसे करते हैं प्रूफ। क्या है हमारा, माना √5
माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 क्या हो गए, p/q। मतलब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो अगर हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हमारे pq, अब आप बोलेंगे p और q क्या होते हैं, तो ये p और q क्या हो गए हमारे, p एंड q जहाँ क्या है हमारे p और q क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए p और q पूर्णांक है, इसीलिए p और q के एक के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड नहीं हो सकते। P और Q के एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं हो सकते और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर ये भी बोला कि Q 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए P और Q के एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया है, यहाँ पर जैसे कि नंबर लिया है 3, 5। अब हमें चेक करना है क्या इसके एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है क्या। अब देखिए यहाँ पर 3 है, हमारा 3 है। अब ये 3 है, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 5 से नहीं कटेगा। समझ तो आ गया होगा, जो हमारा 3 है वो 3 से कट जाएगा, लेकिन जो 3 है वो 5 से नहीं कटेगा। ऐसे क्या है, जो हमारा 5 है वो 5 से कट जाएगा, लेकिन क्या है जो 5 है वो 3 से नहीं कटेगा। मतलब क्या, ये सार्वगुणनखंड है। और इसका एक के अलावा मतलब ये अपने आप से कट सकते हैं, दूसरे से नहीं कटेंगे, तो मतलब क्या है, ये सार्वगुणनखंड है। जैसे कि नंबर दिया है 6 और 11। अब क्या है, ये 6 है, इस 6 से तो कट जाएगा, लेकिन आप कहेंगे ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कटेगा। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो क्या ये 2 से 11 कट जाएगा, 3 से 11 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये सार्वगुणनखंड होगा। मतलब इसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनफल नहीं है। अब जैसे कि ये 11 है, ये 11 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 11 6 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मतलब इसका सिर्फ सार्वगुणनखंड 1 है। मतलब अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 1 है, तो इसलिए क्या है, ये सार्वगुणनखंड है। ये जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये सार्वगुणनखंड है। तो देखिए अब क्या किया हमने, इक्वेशन 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पर तो क्या किया हमने, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या था, √5 का स्क्वायर इजिकल्स टू p/q। मतलब p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 5 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ जो q है वो क्या है, हमारा डिवाइड में है। डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर।
या फिर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखिए ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब जो हमारा पी स्क्वायर है ये क्या है, 5 से विभाजित है। अगर ये 5 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब जो हमारा पी स्क्वायर था वो 5 से विभाजित हो गया। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया तो क्या हो जाएगा, पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे हमारा यहाँ से 4 से 4 कट गया। अब जैसे हमारा 4 से 4 कट गया वैसे हमारा 4 से 16 भी कट जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा जो 16 है वो क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो इसीलिए क्या हो गया, p जो हमारा हो गया वो 5 से विभाजित हो गया। ये 5 से हो गया तो p भी क्या हो गया, 5 से विभाजित हो गया। इसको क्या किया, अब हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना था हमें, हमने जो इस साइड किया है इसको उठा के इधर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मतलब आपको समझना है कि इधर से आपको कॉपी करना है और यहाँ जाके आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको करना क्या है, अब देखिए पी इक्वल्स टू माना पी इक्वल्स टू 5r। हमने p क्या माना, p इक्वल्स टू 5r, जहां का क्या है हमारा वेयर r क्या है, वेयर r इंटीजर। मतलब जो हमारा r है वो क्या है, इंटीजर है। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे फिर से। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। ये मिल गया हमें, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25r स्क्वायर। ये क्या हो गया, यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इस p का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है ये, तो इस p का मान उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो देखिए p स्क्वायर का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, अब देखिए अगर इसका मान हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ से हमें एक तो पी स्क्वायर मिल गया, ये क्या था हमारा 25r स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में पी स्क्वायर का मान क्या है, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से अगर कट गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये q इधर को ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारा q है इसको इधर लेके आ गए, तो ये क्या हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब जो हमारा q स्क्वायर है वो क्या है, 5 से विभाजित है। और अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्या होगा, हमारा q इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5। मतलब क्या, अगर हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मैंने आपको पिछले बताया, जैसे हमारा 4 है, 4 से अगर विभाजित हो रहा है तो ये 16 भी तो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्या होगा, क्यू भी हमारा 5 से विभाजित होगा। मान लेते हैं हम इक्वेशन 5, ये हमारी इक्वेशन 5 होगी। तो अब देखिए क्या हो गया, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब देखिए P और Q के सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड 5 है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, वो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, P और Q का सार्व गुणनखंड, P और Q का एक के अतिरिक्त सार्व गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब जो P और Q है वो क्या होगा, उसके एक से अधिक कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 6 बोल रही है कि P और Q के सार्व गुणनखंड 5 है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। ये भी 5 से विभाजित था और जो हमारा ये वाला पार्ट था ये भी 5 से विभाजित था। तो देखिए अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 6 परस्पर विरोधाभास करते हैं। मतलब कि जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन 1 के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो इसलिए क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 विरोधाभास करते हैं। अब देखिए इसीलिए क्या होगी, इसीलिए अतः हमारी परिकल्पना गलत है। मतलब जो हमने माना था यहाँ पर कि जो हमारा √5 है वो परिमेय संख्या है। अब क्या करना, वो जो माना था वो हमारा गलत हो गया, हमारी परिकल्पना गलत है और इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है।